सुमित है हमारे साथ। सुमित बताइए। शिखर मेहर आज जो शेयर चुन के लाए हैं वो ग्रेनाइट स्पेस से या फिर मार्बल स्पेस से है। एरो ग्रेनाइट को चुना गया है। पिछली तिमाही के नंबर्स के अंदर कंपनी ने टर्न अराउंड दिया था, लॉस से प्रॉफिट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी थी सीक्वेंशियल बेसिस पर। और सबसे अहम चीज़, ये कंपनी अपने हायर लेवल से शेयर जो टूटा हुआ करीब 20 से 25% के आसपास नीचे आ चुका है। Q4 में टर्न अराउंड के बाद स्पेशली इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी ने जो खत्म किया है वो कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरा, अगर YOY बेसिस पे भी देखें तो ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 260% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक अच्छे नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी ने ऑपरेटिंग फ्रंट पर दिया और YOY बेसिस पर भी एक अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। इंटरेस्ट कॉस्ट 34% कंपनी ने रिड्यूस किया और वो कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर भी पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह से कंपनी के सीक्वेंशियल और YOY दोनों ही आधार पर कंपनी जो नंबर्स हैं वो अच्छे होते हुए दिखाई पड़े। कंपनी के पास करीब 10 रुपये की कैश EPS है और एक अच्छा डिविडेंड पे ऑफ्स भी है। करीब 2 से 2.5% की डिविडेंड यील्ड मौजूदा स्तरों पर भी देखने को मिल रही है। हायर लेवल शेयर थोड़ा नीचे आया, इसलिए डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी है। FY17 के लिए अनुमानित EPS करीब 17.5 रुपये के आसपास की और महज 4 के मल्टीपल पे शेयर मिल रहा है। जबकि इस पूरे सेक्टर की बात करें तो 19 से 20 के मल्टीपल पे ये पूरा सेक्टर कामकाज करता है। तो सेक्टर वाइज भी देखें तो एक अच्छी वैल्यू यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। फर्स्ट कॉल की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, उनका मानना है करीब 91 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे आने वाले समय देखने को मिल सकते हैं। एरो ग्रेनाइट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 67.75 पे इस वक्त 6 रुपये ऊपर ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे कारोबार कर रहा है। 67.75% ऊपर। इस बीच आप देख सकते हैं इसकी ट्रेंड अब तक की कैसी कैसी रही। पवाना शुगर्स, RV डेनिम, वलेचा इंजीनियरिंग, दीपक नाइट्राइट, डेटामेटिक्स, अडवाणी होटल्स, क्या शार्प स्विंग अगर आप देखें। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिर्फ इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मत सोचिए। किसी ट्रेड को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं मीडियम से शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए भी, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए भी। खैर अभी हम गौतम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी क्या है लॉन्ग टर्म में। लेट्स थिंक अबाउट 9000 अगर आप सोच रहे हैं। लेट्स थिंक अबाउट निफ्टी 51 राइट नाउ। इस 51 स्टॉक्स में से आपको क्या लगता है, मैंने अगर मैं इसको सेक्टोरियली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, कहाँ इस वक्त आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है और हमको स्ट्रेंथ को बाय करना चाहिए ऑन एवरी हाई और एन डिप एज वेल? वो स्टॉक्स जो कि कैपिटलाइज करेंगे 9000 की तरफ अगर निफ्टी जाएगा सबसे ज़्यादा। Well, I think I would like to name 3 sectors here. I would like to start with auto. I think auto has been a favorite for a very long time because it is probably the best performer in the bad times. I think whenever the indices have gone through a period of correction, autos have fallen the least, and I think that's that kind of margin of safety in a strong bull market like ours, I think is very important because you tend to see these short sharp corrections which test you sentimentally. So I think auto is something which will really carry this market up to that lifetime high, and this will be followed by banks and oil and gas that we discussed. Banks, because it is the lifeline of the Nifty and it has to do well if the Nifty has to move to those levels, and the structure out there is also quite good, and that followed by oil and gas, which we explained in the earlier question. So these 3 I think would be the best performers, and investors portfolio should be skewed into them to a certain extent. बिल्कुल मानस, चलिए शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। पंकज, अभी जैसे गौतम ने कहा कि अगर मार्केट को नया हाई बनाना है देन यू नो ऑटो, बैंकिंग और ऑयल एंड गैस ये आइडियल व्हीकल इन्हें लग रहे हैं। अब इसमें अगर हम चौथा थीम जोड़ें तो वो है कंजम्पशन, एंड नॉट ओनली कंजम्पशन, आई वुड से लॉजिस्टिक्स ऑल्सो, बिकॉज द अंडरलाइंग ट्रिगर जिसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो है GST, वो जो कि मॉनसून सेशन में आने वाला है। आप बेट करना चाहेंगे क्या इस थीम पर, कंजम्पशन और लॉजिस्टिक्स पर? तो देखिए, अगर आप अभी रिजल्ट के हिसाब से भी देखें तो डिफेंसिव एंड कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर के लिए क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहने का उम्मीद है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डिफेंसिव एंड इन सेक्टर में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है करीब 12 से 14% की है, एंड बॉटम लाइन ग्रोथ 17 से 18% की रहने की उम्मीद है, एक्सेप्ट फॉर IT सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ करीब बॉटम लाइन पे करीब 7% की एक्सपेक्टेशन है, एंड ऑटो सेक्टर में अगेन बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट की वजह से ग्रोथ सिंगल डिजिट में होगी। अदरवाइज अगर आप देखें तो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स काफ़ी अच्छा करने की उम्मीद है, एंड डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी अगर आप देखें, चाहे वो GST हो अगर वो पास होता है, या 7th पे रिकमेंडेशन है, या फिर अच्छा मॉनसून जो अभी तक निकल के आ रहा है, तो आई थिंक ऑल दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ हेल्दियर कंजम्पशन साइकिल ट्रेंड विच आई थिंक विल बेनिफिट अ लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स, एंड उसका कुछ बेनिफिट इस क्वार्टर में नज़र आने वाला है फॉर सम कंपनीज। से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में जैसे AC जैसे सेगमेंट में इस क्वार्टर में फॉर सम कंपनीज लाइक वोल्टास वी आर एक्सपेक्टिंग कि 20% वॉल्यूम ग्रोथ होगा।
पेंट कंपनीज के लिए 11 से 12% का वॉल्यूम ग्रोथ था। इन जनरल ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में करीब 12% का ग्रोथ होगा। पूरा ऑटो एज ए सेक्टर में 10% का ग्रोथ था, हालांकि ये ग्रोथ और बेहतर हो सकता था अगर मारुति के नंबर्स इम्पैक्टेड नहीं होते। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे एंटायर कंजम्पशन बास्केट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल एंड विद इन डिफेंसिव आई थिंक FMCG एंड फार्मा आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड दैट करंट लेवल्स। सो आई थिंक ये सब सेक्टर्स बहुत लार्ज कैप एंड मिड कैप में है जो कि हेल्प करेंगे मार्केट को, एंड लार्ज कैप्स में स्पेशली दे कैन हेल्प द मार्केट इन स्केलिंग न्यू हाइज। गौतम, पावर स्पेस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और चार्टिकली जो ये लोग कर रहे हैं, आई मीन जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ NTPC 120 का प्राइस मार्च में, आज आप 157 स्ट्राइक कर रहे हैं। आप बीते काफ़ी समय से, आई वाज गोइंग थ्रू वीकली एंड मंथली चार्ट्स, आप काफ़ी समय से, आई मीन फ्रॉम ऑलमोस्ट हाफ डिकेड आप एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल में है, बट सडनली आपने एक स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर दिखाया, आप 25-30 रुपये चल चुके हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं क्या पावर स्पेस में? Well, what you say is absolutely right. In fact, I was looking at the BSE Power Index in the last 2 days very closely, and what I've noticed is a major shift in structure, and I think this could potentially be a multi-bagger space in the months and years to come. I don't know what the fundamental trigger is going to be, but definitely the charts are suggesting that something big is likely to play out. Also, let's not forget that these are the stocks, which have been the laggards in the market for many years. So there is a lot of potential to go up, and if you look at some of the popular power stock in the BSE 500, what you'll notice is that many of them has developed structures wherein they were just basing out for about 6-8 months, and it's only now that they have taken out major resistance levels. So yes, I think a small portion of your portfolio has to be in the power space, because if this sector gives you major outperformance, you will end up doing very well from a portfolio perspective. So yes, I would really like the index right now. बिल्कुल। इनफैक्ट पावर ग्रिड ने आज भी एक नया 52 वीक हाई हिट किया है। NTPC पर भी हमने देखा एक नया हाई हिट हुआ है। पावर ग्रिड एक ऐसा स्टॉक था जो रुला देता था आदमी को, 1 रुपए के लिए रुला देता था, और वो आज 52 वीक हाई लगा रहा है। FD से भी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस वहाँ पर रहती थी। अब देखिए आप फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं पंकज। फार्मा में एटलीस्ट नाउ वो एक ग्रेजुअल और मैच्योर्ड अप्रोच बाज़ार में देखने को मिल रहा है। सो चाहे वो US FDA से कोई हेडविंड्स हो या फिर टेलविंड्स हो, जनरली मार्केट एक आध दिन में फैक्टर इन कर लेता है। यहाँ पर जो लार्ज कैप्स हैं फार्मा में, उसमें कोई आउट परफॉर्मेंस क्रिएट होता है, आप देख रहे हैं क्या इस समय पंकज? सो अगर आप फार्मा स्पेस में देखें तो इस क्वार्टर में करीब ओवरऑल 12% का टॉप लाइन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 20% का बॉटम लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टियर 1 या बड़े प्लेयर्स की अगर आप बात करें तो इसमें इस क्वार्टर में सन फार्मा एंड लुपिन का नंबर्स काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है, लार्जली बिकॉज कि US में प्रोडक्ट एक्सक्लूसिविटी की वजह से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आने की उम्मीद है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ किसी भी प्लेयर के लिए नहीं है, इनफैक्ट 5 या 6% से ज़्यादा की रहने की उम्मीद नहीं है फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, बट क्योंकि ऑल ऑफ दीज कंपनीज हैव अ हायर एक्सपोजर टुवर्ड्स US मार्केट, सो ग्रोथ अच्छा आने की उम्मीद है, स्पेशली सन फार्मा एंड लुपिन। मार्जिन एक्सपेंशन भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि दोनों के केस में करीब 700 बिप्स का मार्जिन एक्सपेंशन होगा, तो एक का 33% मार्जिन आएगा, दूसरे का 35% आएगा एंड अच्छा बॉटम लाइन ग्रोथ आएगा। दूसरी चीज़ ये कि बाकी दो कंपनी है DRL एंड सिप्ला, उनके नंबर्स थोड़ा सबड्यूड लगेंगे YOY बेसिस, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाई बेस। बट ओवरऑल जो फार्मा स्पेस में हो रहा है कि आपका प्रोडक्ट अप्रूवल्स पहले भी आ रहे थे, आई थिंक जो वार्निंग लेटर्स या ये सब का इशू आ रहा था, आई थिंक मार्केट इज टेकिंग अ मोर मैच्योर अप्रोच एंड विच इज़ वाई वी सीइंग अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट इन द एंटायर फार्मा स्पेस। मेरे हिसाब से 3 से 5 साल के हिसाब से फार्मा एज अ स्पेस इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, स्पेशली फॉर टियर 1 नेम जो काफ़ी R&D स्पेंड कर रहे हैं एंड देयर इज अ माइग्रेशन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन टुवर्ड्स बायोसिमिलर स्पेस। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ अब और एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, गोविंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं IT स्पेस के नतीजों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन पहले अंचल के पास जाते हैं और ये जान लेते हैं कि TCS वर्सेस इन्फोसिस एक्सपेक्टेशन इस बार क्या है, बताइए अंचल। शुक्रिया अमीर। देखिए TCS से शुरुआत करता हूँ। कंपनी की रेवेन्यू में इस बार 3-3.25% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। डेफिनेटली जो येन डिप्रिशिएट हुआ है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कंपनी को आय के तौर पे आता हुआ दिखेगा, और यही कारण है जो डॉलर आय है वो आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। का 4.2% की बढ़त का अनुमान कंपनी के डॉलर आय में लगाया जा रहा है। क्रॉस करेंसी के इम्पैक्ट की जगह इस बार सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा कंपनी को, और वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा।
जब नतीजे आए तो वो एक फैक्टर होगा जिस पे डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, ब्रेक्सिट होने के बाद कंपनी की क्या गाइडेंस रहती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कारोबार यूरोप से भी कंपनी का आता है। साथ ही एबिट की फ्रंट पे बात करें तो स्लगिशनेस की उम्मीद की जा रही है। 0.4% कंपनी का एबिट बढ़ता हुआ दिखेगा और एबिट मार्जिन करीब 1% गिरते हुए दिखेंगे। 25.9% से घट के 25% रहने का अनुमान है। कंपनी की वेतन बढ़ोतरी का इम्पैक्ट आएगा, साथ ही साथ हायर वीजा कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा, जो एबिट मार्जिन पे प्रेशर डालता हुआ दिखेगा। और इस बार रिलेटिवली कम अन्य आय की वजह से कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 5.5 से 6% गिरता हुआ दिखेगा और ये आंकड़ा 6050 करोड़ के पास रहने का अनुमान है। तो आप जो नतीजे आएंगे तो उसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, वो होगा इसका डिजिटल कारोबार। फिर देखिए डिजिटल कारोबार से कितनी आय आती है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी। आगे चल के ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहीं ना कहीं कंपनी को अपने डिजिटल कारोबार से आती हुई दिखेगी। इसके विपरीत अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो वहां पे वीकर सेट ऑफ नंबर्स की बात की जा रही है। राइट फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रंट कंपनी की आय में 3% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं डॉलर आय में 4.3% की बढ़त का अनुमान है। ट्रिगर वही है, क्रॉस करेंसी का इस बार आईटी कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है तो उसका फायदा आएगा। लेकिन बॉटम लाइन इस बार प्रेशर में रह सकती है, करीब 4% और एबिटा मार्जिन करीब 1.5% गिरने का अनुमान है। ओके चलिए, इस बीच गोविंद अग्रवाल भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। गोविंद, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गोविंद, एग्जैक्टली आई मीन इस आईटी स्पेस ने बीते एक क्वार्टर में बहुत निराश किया, और जब पोस्ट कमेंट्स हमने ली थी आई मीन Q4 के बाद, जब एनालिस्ट से उन्होंने कहा कि भाई पहली चीज़ ये थी कि इस बार हम नहीं खुश थे, द काइंड ऑफ टॉप लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ देयर टॉप लाइन, वो हमको बहुत इंकरेज नहीं कर पाए। इस अर्निंग सीजन Q1 के आप एग्जैक्टली क्या मानते हैं, हाईलाइट्स क्या रहेंगे? क्वार्टर 1 जो क्वार्टर है टिपिकली ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है फॉर ऑल द आईटी कंपनीज, particularly Infosys and TCS, and then September quarter is even stronger than June. So we will expect about 4% growth in constant currency in dollar terms for both Infosys and TCS. In rupee terms, the growth will be around 3% because currency has appreciated against dollar. तो rupee terms में growth आएगा करीबन 3% के आसपास on a quarter over quarter basis. For दोनों ही कंपनियों इन्फोसिस और टीसीएस में वेज हाइक्स की वजह से मार्जिन पे प्रेशर आएगा और साथ में वीज़ा कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आएगा। सो टीसीएस के केस में वीज़ा एबिट मार्जिन विल बी लोअर बाय अबाउट 140 बेसिस पॉइंट्स। इन केस ऑफ इन्फोसिस द मार्जिन विल बी लोअर बाय 180 to 190 बेसिस पॉइंट्स एंड प्रॉफिट्स फॉर बोथ द कंपनीज विल बी लोअर बाय अराउंड 4 to 5%। सो हमारे अनुमान के हिसाब से टीसीएस का प्रॉफिट करीबन 4% नीचे आएगा और इन्फोसिस का करीबन 5% नीचे आएगा प्रॉफिट रुपए टर्म्स में। गोविंद, आप इन दोनों स्टॉक में ओवरऑल आई थिंक गोविंद, आप इन दोनों स्टॉक में किसे आउट परफॉर्म करता देख रहे हैं यहाँ से? एक वर्ष की अवधि के हिसाब से इन्फोसिस अच्छा करना चाहिए टीसीएस से, बट हम दोनों ही स्टॉक पसंद हैं। आई थिंक इन्फोसिस ज़्यादा पसंद है बिकॉज वहाँ पे वैल्यूशंस थोड़े सस्ते हैं, करीबन 5% सस्ते हैं टीसीएस से, और इन्फोसिस का ग्रोथ भी थोड़ा सा ऊपर है टीसीएस से, अराउंड 2-3%। सो ओवरऑल हमें आशा है कि इन्फोसिस करीबन फिस्कल 17 में 5 to 7% आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा अगेंस्ट टीसीएस।